हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास के 2300 प्रश्नों की श्रृंखला का ये भाग 36 है। और आज हम देखेंगे आपका पूर्व मध्यकालीन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सीरीज़ के बारे में बता दूं। ये जो सीरीज़ चल रही है इसमें मैंने आपका टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवाया है, और हम लोगों ने प्राचीन भारत में आपका पाषाण काल से लेके संगम काल तक के जितने भी टॉपिक है सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। फिर ये आपका जब पूर्व मध्यकाल कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम शुरू करेंगे आपका मध्यकाल। तो ये जो सीरीज़ चल रही है इसमें आपके जितने भी संभावित एग्जाम है, जैसे कि एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड या हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए ये सीरीज़ काफ़ी उपयोगी है। तो आप पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हो, इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है हिस्ट्री 2300 क्वेश्चन सीरीज़ करके। वहाँ से आप सारे क्वेश्चन देख लेना, सारी वीडियोस देख लेना, सारी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबा लीजिएगा, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमीर महाकाव्य के अनुसार चौहान किससे संबंधित थे। ए ऑप्शन आपका चंद्रवंशी, बी ऑप्शन है सूर्यवंशी, सी ऑप्शन आपका यदुवंशी और डी ऑप्शन है इक्ष्वाकु वंशी। तो इसमें जो सही आंसर है वो है बी। और इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो इसके बारे में जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वो चंद्रशेखर के सुरजन चरित से। ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लेना। चंद्रशेखर की सुरजन चरित्र तथा जयचंद सूरी की हमीर महाकाव्य से। हमीर महाकाव्य किसका है, जयचंद्र सूरी का है। इन दो से ये जानकारी प्राप्त होती है कि चौहान जो थे वो आपके सूर्यवंशी थे। ठीक है, तो इसमें आपका बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के समकालीन थे। दूसरा ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन औलिया के समकालीन थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें आपका दोनों सही है। इसमें सी आंसर सही होगा, ए और दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पाल राजाओं में कौन वंशानुगत राजा नहीं था बल्कि उसे चुना गया था। ए ऑप्शन आपका गोपाल, बी ऑप्शन है धर्मपाल, सी ऑप्शन है आपका देवपाल और डी ऑप्शन आपका महिपाल। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका ए, गोपाल। गोपाल के बारे में कहते हैं कि धर्मपाल की जो खलीमपुर अभिलेख है, कौन सा अभिलेख है, खलीमपुर, ये नाम नोट कर लेना। धर्मपाल का जो खलीमपुर अभिलेख उसमें वर्णित है कि मत्स्य न्याय से परेशान जनता ने गोपाल नामक सेनापति को अपना राजा बनाया था। अब मत्स्य न्याय क्या है, मत्स्य लिख दूं मैं यहाँ पे, मत्स्य न्याय क्या है, तो मत्स्य न्याय का ये अर्थ ये था कि बंगाल राज्य में इतनी अराजकता व्याप्त हो गई थी कि शक्तिशाली जो था वो अपने से कमजोर व्यक्ति को शोषण कर रहा था, और गोपाल ने इस मत्स्य न्याय को समाप्त किया था। तो अगर मान लो क्वेश्चन पूछ देता है कि मत्स्य न्याय को समाप्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो आपको आपके ये गोपाल को दिया जाता है। ठीक है, और गोपाल ने अपनी उत्पत्ति कहाँ से बताई है, तो इसने अपनी जो उत्पत्ति बताई है वो सूर्यवंश और समुद्र से बताया है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ए आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश का संस्थापक कौन था। ए ऑप्शन आपका गोपाल, बी ऑप्शन है धर्मपाल, सी ऑप्शन आपका देवपाल और डी ऑप्शन है विग्रहपाल। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका ए, गोपाल। और इसके बारे में बता दूं तो पाल वंश का जैसे संस्थापक गोपाल था, लेकिन महिपाल प्रथम गोपाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है। ठीक है, और अगर मान लो क्वेश्चन ये पूछ देता है कि पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था, तो पाल वंश का जो सबसे महान शासक था वो आपका देवपाल को माना जाता है। और जो गोपाल थे, समझ ये मतलब ये जो सॉरी ये जो सारे पाल शासक थे ये बौद्ध धर्मावलंबी थे। कौन से धर्मावलंबी थे, बौद्ध। और इनकी उपाधि क्या थी पाल शासकों की, तो परम सौगात, ये ध्यान रखना, परम सौगात इनकी उपाधि थी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सही आंसर क्या था, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था, अभी मैंने आपको बताया। ए ऑप्शन आपका देवपाल, बी ऑप्शन है धर्मपाल, सी ऑप्शन आपका नेपाल और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर क्या है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल के पाल शासकों के विरुद्ध किस कृषक समुदाय ने विद्रोह किया था। ए ऑप्शन आपका जाट, बी ऑप्शन है गुर्जर, सी ऑप्शन है कैवर्त और डी ऑप्शन आपका डोम। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका सी, कैवर्त। और कैवर्त और मान लो कैवर्त में किसने, कैवर्त जाति में किसके नेतृत्व में ये हुआ था, तो दिव्य योग, ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। तो इसके बारे में बता दूं तो बंगाल का पाल शासक महिपाल द्वितीय के समय ये कैवर्त विद्रोह हुआ था। किसके समय हुआ था, महिपाल द्वितीय के समय में।
और कैवर्त विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दिव्योग ने किया था। और दिव्योग के बाद किसने किया था? तो दिव्योग के बाद जो नेतृत्व करता है वो भीम करता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सी जगह मध्यकालीन भारत में बुंदेलखंड के चंदेलों की राजधानी थी? ए ऑप्शन आपका महोबा, बी ऑप्शन है खजुराहो, सी ऑप्शन है आपका छतरपुर और डी ऑप्शन है झांसी। तो इसमें जो सही आंसर है वो है बी खजुराहो। तो इसके बारे में थोड़ा बता दूं तो देखो, चंदेलों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो आपकी कलिंजर थी। क्या थी? कलिंजर थी। लेकिन बाद में राजा धंग जो होता है, कौन सा राजा? राजा धंग। राजा धंग ने खजुराहो को चंदेलों की राजधानी बना दिया था, तब से चंदेलों की राजधानी थी। ठीक, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से युग्म का मिलान सही नहीं है? ए ऑप्शन आपका महाबलीपुरम पल्लव, बी ऑप्शन है खजुराहो परमार, सी ऑप्शन है आपका बादामी चालुक्य और डी ऑप्शन है कान्यकुब्ज परिहार। तो इसमें जो सही आंसर जो इसमें मिलान नहीं है तो वो आपका बी होगा। खजुराहो किसका है? चंदेल का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंदेल साम्राज्य का जिजाक भुक्ति नाम किस चंदेल राजा के नाम से उत्पन्न हुआ? तो ए ऑप्शन है आपका जय शक्ति, बी ऑप्शन है विजय शक्ति, सी ऑप्शन आपका नन्नुक और डी ऑप्शन आपका हर्ष। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ए। इसके बारे में थोड़ा बता दूं तो चंदेल राज्य जो था वो आपका बुंदेलखंड में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बुंदेलखंड में। और जो बुंदेलखंड का जो प्राचीन नाम था वो आपका जिजाक भुक्ति था। क्या नाम था? जिजाक भुक्ति था। और इस वंश और महोबा लेख के अनुसार, कौन से लेख के अनुसार? महोबा लेख के अनुसार इस वंश का जो तीसरा शासक या राजा था वो आपका जय शक्ति था। ठीक है, धंग का संबंध किस वंश से है? ए ऑप्शन आपका चंदेल, बी ऑप्शन चौहान, सी ऑप्शन है गढ़वाल और डी ऑप्शन आपका कलचुरी। तो इसमें आपका सही आंसर है ए धंग। इसने खजुराहो को अपनी राजधानी बताया था, अभी मैंने आपको बताया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कारकोट वंश का शासक कहाँ था? ए ऑप्शन आपका कामरूप में, बी ऑप्शन आपका कलिंग में, सी ऑप्शन आपका बी ऑप्शन है कश्मीर में, सी ऑप्शन है कलिंग में और डी ऑप्शन आपका नालंदा में। तो इसके बारे में बता दूं, इसमें जो आपका सही आंसर है कश्मीर में। कारकोट वंश का जो शासन शासन था वो कश्मीर में था। इसके बारे में थोड़ा बताऊं तो दुर्लभ वर्धन ने किसने? दुर्लभ वर्धन दुर्लभ वर्धन ने गोनंद वंश के अंतिम शासक बालादित्य की हत्या करके, किसकी हत्या करके? बालादित्य की हत्या करके। किस वंश का था? तो ये गोनंद वंश का था। बालादित्य की हत्या करके कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना किया था। और ये जो दुर्लभ वर्धन था आपका, ये आपका हर्ष का समकालीन था। किसका समकालीन था? हर्ष का समकालीन था। और इसने ही कश्मीर में जो बुद्ध के रखे हुए दांत थे वो लाके हर्ष को भेंट दिया था। किसने दिया था? दुर्लभ वर्धन ने। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी आंसर सही है। अच्छा, इसमें ये जो मैंने धंग का बताया आपको, तो अगर मान लो क्वेश्चन ये पूछता कि इसके बारे में थोड़ा बता दूं तो धंग ये जो था इसने ही प्रयाग में जाके जल समाधि ले ली थी। प्रयाग में जल समाधि लिया था धंग ने। चंदेल शासक था ना ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हो गया आपका। दिद्दा किस राज्य की प्रसिद्ध रानी थी? ए ऑप्शन आपका कश्मीर, बी ऑप्शन है विदर्भ, सी ऑप्शन है आपका उड़ीसा और डी ऑप्शन है आपका असम। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ए कश्मीर। इनके बारे में बता दूं तो इनकी जो टाइमिंग है आपकी दिद्दा की वो है 980 ईस्वी से 1003 ईस्वी तक। 1003 ईस्वी तक। और दिद्दा का शाब्दिक अर्थ क्या होता था? तो दिद्दा का जो शाब्दिक अर्थ होता था वो बड़ी बहन। और ये कहाँ की राजकुमारी थी? तो ये हिंदू शाही वंश की राजकुमारी थी। हिंदू शाही वंश की हिंदू हिंदू शाही वंश की राजकुमारी थी। और इनके इनका जो दिद्दा के जो सिक्के थे उस पे देवी लक्ष्मी का अंकन मिलता और इन्होंने दिद्दापुर और कंकनपुरा नामक नगरों की स्थापना किया था। दिद्दापुर और कंकनपुरा, ये नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना आप। दिद्दापुर किसने स्थापना करवाया था? तो रानी दिद्दा ने।
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आंसर आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वीं शताब्दी में उत्तर भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा था। ए ऑप्शन आपका चंदेल ने, बी ऑप्शन है प्रतिहार ने, सी ऑप्शन आपका चौहान ने और डी ऑप्शन है आपका परमार ने। तो इसमें जो सही आंसर है वो है बी, प्रतिहार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? ये ऑप्शन आपका चंदेल ने, बी ऑप्शन है पाल ने, सी ऑप्शन है सोलंकी ने और डी ऑप्शन आपका परमार ने। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका सी, सोलंकी ने। इनके बारे में बता दूं तो ये जो माउंट आबू का जो दिलवाड़ा मंदिर था, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम ने। भीमदेव प्रथम का जो सामंत था, भीमदेव प्रथम का सामंत कौन था? विमल ने करवाया था, विमल। तो किसने करवाया था? विमल ने करवाया था, जो कि भीमदेव प्रथम का सामंत था। सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम का ये सामंत था। और अगर मान लो इसका वास्तुकार पूछता है कि दिलवाड़ा मंदिर का वास्तुकार कौन था, तो वास्तुकार जो था वो तेजपाल था। और ये जो मंदिर है, मंदिर के गर्भगृह में ऋषभ देव या आदिनाथ की मूर्ति है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या था? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? ए ऑप्शन आपका विद्याधर, बी ऑप्शन है आपका यशोवर्मन, सी ऑप्शन है आपका धंग और डी ऑप्शन है आपका कृष्ण। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ए, विद्याधर। और इसके बारे में कहते हैं कि यह सप्तरथ शैली का मंदिर है और खजुराहो का ये सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। और कंदरिया महादेव का जो प्रवेश द्वार है वो गुफा के आकार है, जिसकी वजह से इस मंदिर का नाम मतलब कंदरिया महादेव पड़ा। जो नामकरण गुफा के आकार के कारण इसका नामकरण जो कंदरिया महादेव पड़ा। और मंदिर के गर्भगृह में संगमरमर का शिवलिंग स्थापित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खजुराहो का चित्रगुप्त मंदिर किस देवता को समर्पित है? ये ऑप्शन आपका ब्रह्मा, बी ऑप्शन है सूर्य, सी ऑप्शन है शिव और डी ऑप्शन है आपका विष्णु। तो इसमें जो सही आंसर है वो है सूर्य, बी। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो निर्माण करवाया था वो आपके गण ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंदेल कला का प्रमुख केंद्र था। ए ऑप्शन है उज्जैन, बी ऑप्शन है कन्नौज, सी ऑप्शन है आपका खजुराहो और डी ऑप्शन है आपका ग्वालियर। तो इसमें जो सही आंसर है वो है सी, खजुराहो। इसके बारे में बता दूं तो देखो, परंपरा अनुसार ये जो खजुराहो है, यहाँ पे कुल मंदिरों की संख्या कितनी है? तो 185 है। लेकिन वर्तमान टाइम में 25 मंदिरों के भग्नावशेष प्राप्त होते हैं। और जो खजुराहो का जो प्रसिद्ध मंदिर है, उसमें सबसे प्राचीन जो मंदिर है वो आपका 64 योगिनी मंदिर है। कौन सा मंदिर है? 64 योगिनी मंदिर सबसे प्राचीन मंदिर है, 64 योगिनी मंदिर। और अगर मान लो क्वेश्चन ये पूछ देता है कि खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित पहला मंदिर कौन सा था, तो आपका मतंगेश्वर मंदिर था। मतंगेश्वर मंदिर ये चंदेल शासकों द्वारा निर्मित पहला मंदिर था, मतंगेश्वर मंदिर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिशक्तियों राष्ट्रकूट प्रतिहार एवं पाल ने अपनी द्वंद्व का केंद्रीय त्रिशक्तियों राष्ट्रकूट प्रतिहार एवं पाल के अपनी द्वंद्व का केंद्रीय शहर था। ए ऑप्शन है उज्जैनी, बी ऑप्शन है कन्नौज, सी ऑप्शन है कांची और डी ऑप्शन आपका पाटलिपुत्र। तो इसमें जो सही आंसर है वो है बी, कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन है। त्रिपक्षीय संघर्ष लड़ा गया था। ये ऑप्शन है पाल प्रतिहार और गहड़वालों में, बी ऑप्शन है पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूटों में, सी ऑप्शन है पाल राष्ट्रकूट और चंदेलों में और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो सही आंसर है वो है बी, पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूटों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन राष्ट्रकूट राजाओं ने उत्तर भारत का अभियान किया? ए ऑप्शन है आपका ध्रुव, बी ऑप्शन है गोविंद तृतीय, सी ऑप्शन है इंद्र तृतीय और डी ऑप्शन है ये सभी। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कुछ राज्यों की एक सूची दी गई है। ए ऑप्शन, पहला ऑप्शन आपका प्रतिहार, दूसरा राष्ट्रकूट, तीसरा है चालुक्य और चौथा है वर्मन। इनमें से किन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में कन्नौज पर अधिकार के लिए भाग नहीं लिया? तो इसमें किसने किसने आप नहीं लिया था? तो ये आपके चालुक्य और वर्मन। इसमें गलत हो जाता है, तो तीसरा चौथा ऑप्शन यानी कि बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन प्रतिहार शासक नहीं था? ए ऑप्शन आपका मिहिर भोज, बी ऑप्शन है नागभट्ट, सी ऑप्शन है आपका राज्यपाल और डी ऑप्शन है आपका राजसिम्बा। तो इसमें जो सही आंसर है राजसिम्बा, ये प्रतिहार शासक नहीं था, बाकी ये तीनों थे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित किस प्रतिहार, जस्ट मिनट, निम्नांकित किस प्रतिहार शासक की उपाधि आदि वराह थी? ए ऑप्शन आपका नागभट्ट द्वितीय, बी ऑप्शन है वत्सराज, सी ऑप्शन आपका मिहिर भोज और डी ऑप्शन है आपका महिपाल प्रथम। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका सी, मिहिर भोज। और इसके बारे में कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है? तो ग्वालियर अभिलेख में, ग्वालियर अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है कि मिहिर भोज की जो उपाधि थी वो आपकी आदि वराह थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख प्रतिहारों की उत्पत्ति का संकेत करता है। ए ऑप्शन है चंद्र से, बी ऑप्शन है राम से, सी ऑप्शन है यज्ञ कुंड से और डी ऑप्शन है लक्ष्मण से। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका डी, लक्ष्मण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुर्जर प्रतिहार नरेश राजपाल की हत्या के लिए जो चंदेल राजा जिम्मेदार था, कौन था? तो आपके हैं, पहला है कीर्तिवर्मन, बी है यशोवर्मन, सी ऑप्शन है आपका धंग और डी ऑप्शन है आपके विद्याधर। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका डी। इनके बारे में बता दूं तो राज्यपाल के समय महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था और जो राज्यपाल था वो कन्नौज छोड़कर बाड़ी दुर्ग में बैठ गया था। उसकी इस कायरता की वजह से चंदेल शासक जो विद्याधर था उसने राज्यपाल को पराजित कर इसको समाप्त कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण मंजरी लिखी गई। ये ऑप्शन आपका राजशेखर द्वारा, बी ऑप्शन है क्षेमेंद्र द्वारा, सी ऑप्शन आपका भोज द्वारा और डी ऑप्शन आपका सोमदेव के द्वारा। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका बी। इनके बारे में बता दूं तो ये जो क्षेमेंद्र थे इनका मूल नाम क्या था? तो इनका जो मूल नाम था वो था व्यास दास। क्या नाम था? व्यास दास, ठीक है। और ये क्षेमेंद्र जो थे वो कश्मीर नरेश अनंत के सभासद थे। किसके? कश्मीर नरेश अनंत के ये सभासद थे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमार वंश का शक्तिशाली शासक था। ए ऑप्शन आपका मुंज, बी ऑप्शन आपका भोज, सी ऑप्शन उपेंद्र और डी ऑप्शन है सीयक। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो है आपका बी, भोज, भोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शासक जिसने साहित्य और कला के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान दिया। ए ऑप्शन आपका धर्मपाल, बी ऑप्शन है धांग, सी ऑप्शन आपका मिहिर भोज और डी ऑप्शन आपका परमार भोज। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका डी। इसके बारे में कहते हैं कि ये मतलब ये भोज जो था, कहावत है कि वो कवियों, इसके बारे में कहते हैं कि यह कवियों की प्रत्येक श्लोक पर 1,00,000 मुद्राएं प्रदान करता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, निरालंब सरस्वती, सरस्वती अब निराश्रय हो गई पर एक कवि की शोकाभिव्यक्ति किसकी मृत्यु पर की गई थी? ए ऑप्शन आपका चंदेल कीर्तिवर्मन, बी ऑप्शन है भोज परमार, सी ऑप्शन आपका चौहान विसलदेव और डी ऑप्शन है मिहिर भोज। तो इसके बारे में बता दो इसमें सही आंसर कौन सा है? वो आपका है भोज परमार, क्योंकि ये जो प्रत्येक जो कवि होते थे उनके प्रत्येक श्लोक पर ये 1,00,000 मुद्राएं प्रदान करता था और इसकी मृत्यु पर एक कवि के द्वारा ये शोकाभिव्यक्ति व्यक्त की गई थी कि सरस्वती अब निराश्रय हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी। ए ऑप्शन आपका अजमेर, बी ऑप्शन है दिल्ली, सी ऑप्शन आपका करनाल और डी ऑप्शन आपका उदयपुर। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका ए, अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वीराज तृतीय से जयचंद्र की पुत्री संयोगिता के विवाह का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ये ऑप्शन आपका पृथ्वीराज विजय, बी ऑप्शन है पृथ्वीराज राशो, सी ऑप्शन आपका हमीर महाकाव्य और डी ऑप्शन आपका पवन दूतम। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका बी, पृथ्वीराज राशो। और ये किसका है ये? तो ये चंद बरदाई का है, चंद बरदाई का है।
इसके बारे में थोड़ा बता दूं तो चंद्र बरदाई की पृथ्वीराज ब्रासो के अनुसार जयचंद्र ने पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए कन्नौज में राजसूय यज्ञ और अपनी जो इसकी जो पुत्री संयोगिता थी इसकी विवाह मतलब संयोगिता की स्वयंवर का आयोजन किया था और उसने पृथ्वीराज को नहीं बुलाया था। अतः जो पृथ्वीराज था वो कन्नौज आकर संयोगिता को बलपूर्वक जो बलपूर्वक भरी सभा से उठा ले जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जब पृथ्वीराज और उसके परिणाम से जब पृथ्वीराज तराई के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी से युद्ध कर रहा होता था, तब ये जो जयचंद था वो आपका तटस्थ था। तो इसी का यही खबर सुनकर जब तटस्थ था तो पृथ्वीराज की पराजय का खबर सुनकर उसे अपनी राजधानी में